We are doing some neat questions from topic rotational motion. So you are seeing the first question here. The maximum tension that an inextensible ring of radius 1 meter and density 0.1 kg per meter can bear is 40 Newton. Okay, the maximum angular velocity with which it can rotate in a circular path is, there are 4 options which are giving angular velocity, and we have to tell it what is the maximum angular velocity with which it can rotate. Now there is a ring. Diagram, this is the ring. This ring is rotating with angular velocity omega, whose value is to be found out. And what are the other things are given? Okay, the maximum tension that an inextensible ring of radius of density 0.1 kg per meter. This length, this has got linear density for each meter is 0.1 kg per meter. 0.1 kg per meter. This is one data given. Other is, it can bear maximum force of 40 Newton. Maximum tension 40 Newton, and if tension is more than 40 Newton, then it will break. So T maximum 40 Newton. This is the other data given. Okay, the maximum angular velocity that we have to find out. These are the only 2 things which are given to us, and yes, radius 1 meter. Radius 1 meter. So radius 1 meter. This is radius. Okay, these are the things given to us. Now, to find out what is the maximum rotational velocity. Okay, तो देखिए जब ये ऐसे घूमेगा तो इसमें एक, इसको ज़रूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और इसमें लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर. तो हर पॉइंट पर ये फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो ये पॉइंट हमेशा बाहर जाने की कोशिश करता है. जैसे ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग में, रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो इसको बैलेंस कर देगा. और ये जो टेंशन है ये बढ़ेगा अगर रिंग की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी. तो ये वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो बाहर की तरफ फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा. तो टेंशन बढ़ते 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 जब इतना हो जाएगा तो ये तार टूट जाएगी. तो हमको इक्वेशन क्या मिला कि मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स या मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू दी टेंशन 40 न्यूटन. अब यहाँ पर हमें इनकी डायरेक्शंस मैच करनी है. जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन टेंशन हमेशा अलोंग द रिंग लगता है. तो हमने क्या किया, एक रिंग का छोटा सा पोर्शन लिया dl लेंथ का. ये dl लेंथ का पोर्शन है, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई. तो ये जो टेंजेंट है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, लेकिन ये डायरेक्शन टेंशन इस तरफ है जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ है. सो वी कैन नॉट मेक द इक्वेशन. इक्वेशन कब बनेंगे, जब 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो हमने क्या किया कि ज्योमेट्री थोड़ी सी बनाई. ये जो dl के दोनों एंड हैं, dl के एक एंड से एक रेडियस और dl के दूसरे एंड से दूसरा रेडियस बनाया. इस रेडियस पर एक टेंजेंट बनाई और इस रेडियस पर भी एक टेंजेंट बनाई. अब ये टेंशन का फोर्स इस टेंजेंट के अलोंग काम करेगा और ये वाला टेंशन इस टेंजेंट के अलोंग काम करेगा. अब ये जो दोनों हैं, dl के ये दोनों सिरे हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है उससे एक रेडियस हमने माना कि ये एंगल d थीटा बनाता है. तो ये भी कितना बनाता है, d थीटा. d थीटा इस तरफ और d थीटा इस तरफ.
अब देखिए इस रेडियस पर ये टेंजेंट राइट एंगल पर है, इस रेडियस पर ये टेंजेंट राइट एंगल पर है, तो इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा होगा। डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, इसलिए ये एंगल भी डी थीटा और ये एंगल भी डी थीटा, ये दोनों हुए। अब इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है इस डायरेक्शन में, इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग डी थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा। ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज टी साइन थीटा इसके कारण और टी साइन थीटा इसके कारण, ये दो। तो ये जो दोनों टी साइन थीटा हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जबकि ये टी कॉस डी थीटा इधर है और ये टी कॉस डी थीटा इधर है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। दिस आई शुड राइट डी थीटा, ओके, सो नो प्रॉब्लम, डी। तो हमें टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा ये फोर्स मिले, दिस इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। ये फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है टेंशन के कारण, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा 40, उस समय ओमेगा की वैल्यू कितनी है ये हमको निकालनी है। सो लेट्स राइट इट। At maximum speed, mr omega square is equal to 2t sin d theta। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं, जैसे मैक्सिमम टेंशन, टेंशन मैक्सिमम ये कितना है 40, आर की वैल्यू कितनी है 1, ये दोनों रख सकते हैं। अब ये m क्या है, m ये जो dl लेंथ है इसका मास है, क्योंकि इसी को बेसिस मानकर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक m ये 0.1 kg पर मीटर का होता है, तो इसका मतलब है 1 मीटर हैज़ मास 0.1 kg, देन dl meter will have mass dl into 0.1, 0.1, ये इतने kg मास हो गया इसका। तो ये हमको इस मास की वैल्यू मिल गई, सो वी विल राइट इट 0.1 dl। ओके, अब d थीटा की वैल्यू, d थीटा हम इसमें निकाल सकते हैं किस तरह से, देखिए साइन डी थीटा, इसमें डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये हुआ हाफ डी एल अपॉन रेडियस। अब फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इटसेल्फ, सो दिस वी कैन राइट एज 2t maximum sin d theta, this we can write as d theta। okay, 2 into tension maximum 40 into d theta, और d theta को हम arc upon radius लिखेंगे, dl by 2 divided by r, dl by 2 divided by r। ओके, और इस तरफ क्या है m की वैल्यू हमने निकाली, मास, हमको dl का मास कितना मिला था, dl इंटू 0.1 kg, दिस इज dl इंटू 0.1 kg। रेडियस इज 1 मीटर, रेडियस इज 1 मीटर, और ये हमें फाइंड आउट करना है, वी विल कीप इट लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर से dl 0.1 multiplied by 1 is 0.1,
dl 0.1 omega square is equal to 2 into 40 into dl upon 2 into r. And what is the value of r? That is 1. If it is 1, then 2 multiplied by 1 is 2 and this is cancelled. ये कैंसल हो गया, dl कैंसल हो गया, तो 0.1 इधर आकर डिवाइड होगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली? 400. सो ओमेगा इज इक्वल टू 20 एंड दिस ओमेगा इज व्हाट? मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि उस समय टेंशन हमने मैक्सिमम लिया था, तो ये मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू होगी. सो इन दिस वे यू विल फाइंड वी कैन कैलकुलेट ओमेगा एज 20 and what is the unit of omega? Radian per second. And this is our option number A. So this is how it is solved. So please repeat it and see how dl is to be used. और dl को यूज़ करके किस तरह से हमें d थीटा को भी एलिमिनेट करना है और मास को भी, मास की तो वैल्यू दी है, so we have put it like that. So this is how it is done, and now we go to the next question. इस क्वेश्चन को देखिए. A particle moves from rest, initial velocity 0 at A. यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ से इसकी वेलोसिटी है 0. ओके. At rest on the surface of a smooth circular cylinder. इस तरह से यहाँ पर स्लाइड करता है, तो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है और जब वो B पर पहुँचता है तो वो इस सरफेस को छोड़ देता है. छोड़ देता है मीन्स यहाँ से ये ऐसे आ जाता है सरफेस को छोड़कर. यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो वो वेलोसिटी v हो जाएगी और वो v वेलोसिटी इतनी होती है कि ये इसको छोड़ देता है. ओके. इसको छोड़ के इसके टेंजेंशियल पाथ में ये मेकिंग 90 डिग्री टू दिस, इस तरह से इसे छोड़ देता है. कोई भी पार्टिकल सरफेस को कब छोड़ता है? कोई भी पार्टिकल सरफेस को तब छोड़ता है जब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इनसफिशिएंट हो जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तब वो उसको छोड़ेगा. ओके. एनीवे, तो यहाँ पर अब इस पॉइंट से जब वो स्टार्ट करता है तो ये एंगल अल्फ़ा था, इस पॉइंट पर जब वो छोड़ता है तो ये एंगल बीटा है. तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये अल्फ़ा और बीटा इनका आपस में क्या रिलेशन है, और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको इसका रिलेशन निकालना है. अच्छा, और हमें क्या क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा. तो अब हम ये बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा v वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी और वो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r के बराबर हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इससे और नीचे जाएगा वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी. अगर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है mv² अपॉन r की वेलोसिटी, ओके, वो वेलोसिटी उसको कहाँ से मिली? तो आंसर है वो वेलोसिटी उसको मिलती है जब वो यहाँ से यहाँ नीचे आता है, तो इसकी ये जो हाइट है इतनी नीचे आने की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है और वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और उससे इसको वेलोसिटी मिलेगी. तो v से रिलेटेड हमको 2 चीज़ें मिली. ओके, इसको इस तरह से बनाते हैं. देखिए, इस B पॉइंट की कुछ हाइट होगी यहाँ पर, ये हमने इस हाइट को बना लिया ये, और इसकी A की भी कुछ हाइट है, ये A की हाइट है, ये ऐसी, ये A की हाइट और ये B की हाइट. ओके, तो इस हाइट से जब ये इस हाइट पर आएगा तो इसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी हम देख सकते हैं कि ये हाइट का डिफरेंस है. इस हाइट के डिफरेंस के कारण इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी.
ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² अपॉन r, उससे हमको v की वैल्यू पता चलेगी। ओके, इसको काउंट करते हैं। ये एंगल अल्फ़ा है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। अगर ये भी अल्फ़ा है तो ये वाली लेंथ r है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? a से लेके इसको हम एक नाम दे देते हैं m और इसको नाम दे देते हैं n। तो am जो हाइट है, ये am हाइट इज इक्वल टू दिस इज r रेडियस एंड दिस इज अल्फ़ा, सो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस है और अल्फ़ा के लिए ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा? r cos अल्फ़ा। ओके, तो bn की हाइट बताइए। bn के लिए हमने ट्रायंगल देखा, ये इसकी लेंथ r है, ये एंगल बीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये होगा r साइन बीटा, r साइन बीटा। ये दोनों रिलेशन आपको मालूम है। ओके, अब ये जो गेन है यहाँ से यहाँ तक आया, इतनी हाइट इसको मिली, सो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज्ड ये कितनी हो गई? m इंटू जी इंटू हाइट, और हाइट हमने क्या लेनी है? am माइनस bn, ये हाइट का गेन। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। नाउ वी हैव ए इक्वेशन mg am माइनस bn r cos अल्फ़ा माइनस bn r sin बीटा। This is equal to kinetic energy at this point, and that kinetic energy is half mv²। ये है half mv²। Now in this, okay, this r we can find out, ये दोनों से कॉमन निकल जाएगा और इन दोनों से कॉमन निकाल के हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। सो और इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो व्हाट डू वी गेट हियर इज 2mg cos अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब ये जब स्लिप होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? हियर इट हैज़ ए फोर्स डाउनवर्ड विच इज़ mg। इस mg के 2 कंपोनेंट, ये अगर एंगल बीटा है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल भी बीटा है। दिस एंगल देखिए, ये 2 के बीच बीटा है, इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है। तो mg के 2 कंपोनेंट, mg cos बीटा एंड mg sin बीटा। तो ये जो mv² अपॉन r है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये mg sin बीटा के बराबर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट, अगर mg sin बीटा से mv² अपॉन r जैसे ही ज़्यादा होगा, ये स्लिप हो जाएगा, एंड दैट इज़ हैपनिंग एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी पर ये जो mv² अपॉन r है, ये किसके बराबर हो गया है? mg sin बीटा। फिर से जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आता है तो इसके साथ चिपका क्यों रहता है? क्योंकि इसका ये जो कंपोनेंट है, वेट का कंपोनेंट, वेट कितना? mg,
mg हमेशा नीचे काम करता है और उसका कंपोनेंट mg sin बीटा हमेशा इधर काम करता है। तो यहाँ पर mg sin बीटा ज़्यादा था, जैसे जैसे ये नीचे आता है बीटा कम होते जाता है और mg sin बीटा भी कम होते जाता है। तो इधर का कंपोनेंट कम होते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है और एक टाइम ऐसा आता है कि mv²/r ठीक इस लिमिट के बराबर हो जाता है। अब जब ये और नीचे आएगा तो ये फोर्स कम पड़ जाएगा और ये स्लिप होके बाहर चला जाएगा। ये हमारा नॉलेज यहाँ पर काम में आता है। तो ये हमने बनाया दिस mv, कौन सी, मैक्सिमम, इसी को हम v लिख रहे हैं। ओके, ये mg sin बीटा इसके बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो mg कैंसल हुआ एंड यहाँ पर हमें मिला 2 cos अल्फ़ा माइनस 2 sin बीटा इज इक्वल टू sin बीटा। और इससे इसको इस तरफ ले जाएंगे, दिस विल बी 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 sin बीटा। ये हमको एक रिलेशन मिलता है और इस रिलेशन को अब हम ढूंढते हैं। 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 sin बीटा। ये हमको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, 3 sin बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फ़ा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। फिर से एक बार देखिए कौन सा फोर्स इसको इस तरफ पकड़ के रखता है, बाहर नहीं जाने देता, mg sin बीटा। जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आकर हमें एक इक्वेशन मिलता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये mg sin बीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हमने इसकी कैलकुलेशन एनर्जी से भी करके रखी है mv² की, और ये हमने इससे इसकी कैलकुलेशन की। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों का रिलेशन हमको मिला, उससे ये इक्वेशन मिला। एक बार आप इसको भी ट्राई करके देखिए। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन हियर, व्हेन ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एंड ए डिस्क ऑफ द सेम मास, एक स्फीयर है और एक डिस्क है, स्फीयर एंड डिस्क, ओके, दो चीज़ें हैं, सेम मास, सेम रेडियस, रोल डाउन एन इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 0। दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम। एक बार हम स्फीयर को यहाँ से रोल करने देंगे, दूसरी बार डिस्क को रोल करने देंगे, ओके। देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर दिस डिस्टेंस। रेशियो ऑफ द टाइम, जब स्फीयर स्लाइड करके नीचे आता है तो उसका टाइम t1 है, और जब डिस्क रोल करके आती है तो उसका टाइम t2 है। तो t1 डिवाइडेड बाय t2, यानी t1 रेशियो t2 इज आइदर ऑफ दीज 4 वैल्यूज विच आर गिवन हियर। ये हमको निकालना है, ओके। तो इसमें हमारा टेस्ट क्या है कि हमको स्लोप में जब ये नीचे आता है तो हमें इसका टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक्सेलरेटेड मोशन में हमको टाइम के फॉर्मूलाज मालूम है, 2 फॉर्मूला होते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी से भी हम t निकाल सकते हैं, पर दोनों केस में हमको एक्सेलरेशन तो मालूम होना ही चाहिए। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं दी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यूज़ नहीं कर सकते, पर डिस्टेंस दोनों केस में एक जैसा ही है। चूँकि ये डिस्टेंस को हम मान सकते हैं दैट दिस डिस्टेंस इज s, तो पहले के लिए भी s स्फीयर के लिए, और जब डिस्क नीचे आएगी तो उसके लिए भी s। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे, जिसमें u की वैल्यू हमको पता है 0। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो t की वैल्यू कितनी होगी?
t इज इक्वल टू 2s अपॉन a। अब ये t जब स्फीयर के लिए होगा, s तो वही है लेकिन a की वैल्यू अलग होगी, और जब ये हम डिस्क के लिए लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकता है अलग होगी। अगर दोनों की वैल्यू एक है तो दोनों का t बराबर आएगा, तो रेशियो 1:1 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एनीवे, हमको पता है कि हर एक का रेशियो अलग अलग होता है। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में पढ़ा है, और यही हमको फॉर्मूला याद आना चाहिए। किस चीज़ का? एक्सेलरेशन ऑन ए स्लोप। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें याद है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको याद है, जिसमें थीटा क्या है? ये स्लोप थीटा। तो g sin थीटा इधर काम करता है, g sin थीटा, लेकिन पूरा g sin थीटा एक्सेलरेशन इसको नहीं ला पाता। दिस इज डिवाइडेड बाई i अपॉन mr स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। I इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास, r द रेडियस। अब इन दोनों केसेस में देखिए, we take acceleration for sphere. So acceleration for sphere is equal to g sin theta, वैसे ही रहने देते हैं, 1 plus what is moment of inertia of a sphere. So the moment of inertia of a sphere, you remember this is yes 2 upon 5 mr square. So this we take as 2 upon 5 mr square, 2 upon 5 mr square. This is to be divided by mr square. So it is cancelled over here, and what we get is 5 ones are 5, 2, 7 upon 5, and this is 5 upon 7 g sin theta. This is acceleration for sphere. Now we take acceleration for disk. In case of disk, it is g sin theta to be divided by 1 plus I. I for disk is half mr square. This is to be divided by mr square. This is cancelled, and what we get is 3 by 2. So this is 2 upon 3 g sin theta. Now if this is acceleration, then what is the time? Time for sphere. So time for sphere, that is t1, is equal to 2s upon a. 2s upon a. A is 5 upon 7. 5 upon 7 g sin theta. This is T2. T2 is equal to again 2s. S is same, and acceleration in this case is 2 upon 3. 2 upon 3 g sin theta. This is time 2. No. T square is equal to 2s upon a square. So this is T1 square, this is T2 square, no problem. Now we have to find out the ratio of T1 upon T2. So divide the two. T1 square upon T2 square is equal to, this will go here. So this is 14 upon 5. 14 upon 5 g sin theta to be divided by this 3 g sin theta. This is equal to 14 upon 15, and g sin theta is cancelled. This is square,
So what is the value of T1 upon T2? This is equal to square root of 14 upon 15. So now you can match it with the answer, and you will find here that this option is given to us. Okay. Option C is root 14 upon 15. So this is how we can make it. And now we come to the next question. The next question you see here, if a sphere is rolling, then ratio of rotational kinetic energy to the total kinetic energy. तो ये याद रखिए, जब भी कोई स्फीयर रोल होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है. तो रोलिंग एक्शन क्या है, ये एक स्फीयर यहाँ पर है और ये इस तरह से रोल हो रहा है. दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पर पहुँचा तो ये यहाँ पर ए आ गया, फिर यहाँ पर पहुँचता है तो ये ए नीचे आ गया, फिर यहाँ पहुँचता है तो ए यहाँ आ गया. सो दिस वे दिस इज रोटेटिंग. ओके, इट इज मूविंग फॉरवर्ड प्लस इट इज रिवॉल्विंग ऑल्सो. इसमें दोनों मोशन है, लीनियर मोशन भी है, और लीनियर मोशन की वेलोसिटी कितनी है v, और इसका रेडियस r, और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है. ओके, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा, और हमें मालूम है ये ओमेगा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू v अपॉन r. तो ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. जितनी तरह की वेलोसिटी उसके पास है उतने तरह की काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास है. तो सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है, जैसे कि ये पुली, ये अगर पुली यहाँ इस तरह से रोटेट कर रही है तो इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल. और वो कितनी होती है, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये इसकी रोटेशनल एनर्जी होती है. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर लीनियर मोशन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन. ओके, ये होती है. लेकिन जब ये रोल कर रहा है तो इसके पास दोनों एनर्जी है, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है और रोटेशन भी कर रहा है. ओके, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी. और टोटल क्या होती है, टोटल इन दोनों का सम होती है, ये टोटल है. तो पहले निकालते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल. लेकिन ये स्फीयर है तो इसका आई किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ आई इज 2/5 mr square into omega square. Now we know v is equal to r omega, so r omega is equal to v, so this is v square, and we get it 1/5 mv square. This is what, rotational kinetic energy for the sphere. काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो कितनी है, हाफ mv स्क्वायर. सिंपल. नाउ इसको रेडियस से कोई मतलब नहीं है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v है. उस लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, सो दैट दोनों की लैंग्वेज एक जैसी हो गई और अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. इसलिए हमने ओमेगा को v में कन्वर्ट किया. अब देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, टोटल हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 10 and 7.
okay, mv square. Now the ratio of rotational to total, is equal to 1/5 divided by 7/10, mv square दोनों का कैंसल, so this is 1/5, 10/7, so this is equal to 2/7. और अब हम इसमें चेक करते हैं, is there any ratio? 2/7, yes, it is ratio, it is answer C. So this is how we get the energy. तो इसमें हमको कोई भी रेशियो पूछा जा सकता है, रोटेशनल टू लीनियर काइनेटिक, रोटेशनल टू टोटल और लीनियर काइनेटिक. और याद भी रखिए कि रोटेशनल को m और v में कैसे कन्वर्ट करना. दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट. Okay, so now we go for the next question.